हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं वेन टू द सेशन। शेक्सपियर का वर्क है सोनेट 30। सो हम उसके आज एमसीक्यू देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 30? तो सोनेट 30 के अंदर शेक्सपियर की जो कॉमन थीम होती है वो होती है पेन ऑफ रिमेंबरिंग पास्ट लॉसेस एंड कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप। लाइक वो अपने जो पास्ट में जितना भी उसने खोया है वो उसके ऊपर एक पेन और दर्द फील करता है। एंड देन एट द लास्ट, जहाँ पे 13 और 14 लाइन के अंदर जब उसके फ्रेंड की उसे याद आती है तो वो एज अ कंफर्ट फील करता है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड सेशन इन द ओपनिंग लाइन इज अ मेटाफर इन्वोकिंग। सो जो लाइन ही है वेन टू द सेशन, तो ये एक मेटाफर है जहाँ पे सेशन का मतलब है जुडिशियल लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो बी वुड बी करेक्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट? तो शेक्सपियर सोनेट की हमें राइम स्कीम वैसे ही पता है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। सो बी वुड बी द करेक्ट। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। व्हाट डज समन इम्प्लाई? तो यहाँ पे जो समन वर्ड यूज हुआ है वो जुडिशियल या लीगल प्रोसीडिंग में जब किसी को फॉर्मली किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए या अपील करवाने के लिए जो समन वर्ड यूज होता है, ये वही है। यहाँ पे वो मेटाफरिकली जो अपने पास्ट थॉट्स है या पास्ट लॉसेस है उन्हें वो समन कर रहा है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज डेथ्स डेटलेस नाइट सिग्निफाई? तो ये जो डेथ्स डेटलेस नाइट है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट। तो यहाँ पे जो डेथलेस नाइट है वो इटर्नल और अनएंडिंग डार्कनेस को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट। देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज टू फ्लो? दिस लाइन सजेस्ट, ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है? तो ये सजेस्ट कर रही है कि स्पीकर ने जो स्पीकर है शेक्सपियर, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। लाइक उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी है। किसके लिए? जो उसका लॉस्ट फ्रेंड है उसके लिए। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द वोल्टा टर्निंग पॉइंट इन सोनेट 30 अकर्स। तो वो फाइनल कपलेट लाइक 13 और जो 14 लाइन है वो वहाँ पे शेक्सपियर समराइज करता है एंड अ चेंज ऑफ थॉट होता है। तो वहाँ जो होगा तो सी वुड बी द करेक्ट द फाइनल कपलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एंड मून द एक्सपेंसेस ऑफ मैनी अ वेनिस साई, व्हाट डज एक्सपेंस रेफर टू? तो एक्सपेंस यहाँ पे किसे डिग्निफाइड कर रहा है? तो एक्सपेंस से सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे द लॉस टॉल ऑफ वेनिस फ्रेंड्स एंड थिंग्स। जो भी उसने अपनी लाइफ में जिन फ्रेंड्स को लूज किया या फिर जो भी थिंग्स उसने लूज करी, ये उसे डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे एक्सपेंस। ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट। व्हाट कंपनसेट्स फॉर ऑल द स्पीकर्स लूज? तो जब लास्ट कपलेट में जब उसके फ्रेंड का एक थॉट आता है वो सारा कंपनसेशन कर देता है जितना भी स्पीकर ने स्पीकर सैड है या फिर स्पीकर ने जितनी भी थिंग्स लूज की है अपनी लाइफ में। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। द फ्रेज ओल्ड वॉज न्यू वेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे W आ रहा है, ठीक है, और यहाँ वापस W रिपीट हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन तो है। ठीक है, अलिट्रेशन तो है। अब लाइक ये पैराडॉक्स वो चीज़ होती है जब दो जब दो सेंटेंस हो और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो लेकिन एक ट्रुथ बता रहे हो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए भी। तो यहाँ पे जो ओल्ड वोज है और न्यू वेल है ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं लेकिन एक ट्रुथ भी बता रहे हैं, तो ये पैराडॉक्स भी है। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन रिमेम्बरेंस एंड ग्रीफ आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज? तो जब रिमेम्बरेंस और ग्रीफ को ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है तो उसे पर्सोनिफिकेशन करते हैं, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को जब लिविंग थिंग्स जैसा हम बताते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द डियर फ्रेंड इन द कपलेट फंक्शन एज, वो सोर्स ऑफ जॉय है उसके लिए। ठीक है, आदि स्टोरी सोर्स ऑफ जॉय। क्वेश्चन नंबर 13, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट कंटेन्स विच लिटरेरी डिवाइस? तो यहाँ पे बहुत दिख ही रहा है कि एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, तो अलिट्रेशन। ठीक है, 14, हाउ मैनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन हिज कंप्लीट सीक्वेंस? तो टोटल जो शेक्सपियर के जो सॉनेट्स थे वो 154 थे, जिसमें ये जो हम सॉनेट पढ़ रहे हैं सॉनेट नंबर 30 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द पोइट यूजेस लीगल टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द पोएम, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लीगल टर्म यूज्ड? तो शेक्सपियर ने समन का यूज किया ही था, सेशन का तो टाइटल में यूज हो रहा है, कैंसल्ड का यूज किया था, सेलिंग का यूज नहीं किया, तो सेलिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। सो शेक्सपियर ने सेशन का यूज किया, समन का यूज किया, कैंसल्ड यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द टोन ऑफ द फर्स्ट 12 लाइन ऑफ सोनेट 30 इज प्राइमरली मेलंकलिक है और रिग्रेसिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फाइनल कपलेट ऑन द ओवरऑल मूड? जब फाइनल कपलेट आता है तो वो रिजॉल्व कर देता है जितनी भी सैडनेस होती है, जितनी भी ग्रीफ होती है, और उसे होप देता है स्पीकर को। ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर बीमोन्ड मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ?
ठीक है, तो यहाँ पे मून वापस आ रहा है रिपीट, तो अलिट्रेशन वुड बी द करेक्ट आंसर। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 आर जनरली एड्रेस टू, तो टोटल 154 सोनेट्स लिखी है शेक्सपियर ने, उसमें से 1 to 126 जनरली डेडिकेट है द फेयर यूथ को, और उसके बाद 126 से लेके 154 तक जो है वो डेडिकेट है द डार्क लेडी को। वैन वर शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश एज अ कलेक्शन, तो फर्स्ट बार जो कलेक्शन पब्लिश हुआ था शेक्सपियर का वो 1609 में हुआ था। ठीक है, so that's all for today. I hope you understood the lesson, and please subscribe the channel and like this video. And आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगला जो वीडियो मैं बनाऊं तो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू, सी यू लेटर, बाय। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 बाय जॉन मिल्टन, और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट एज डिड मिल्टन राइट दिस सोनेट। ठीक है, तो मिल्टन ने ये जो सोनेट है ऑन इज 23rd बर्थडे, तो इसका नाम में ही ऑन इज 23rd बर्थडे है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द सोनेट फॉलोज विच राइम स्कीम। कौन सी राइम स्कीम ये सोनेट फॉलो कर रही है। तो जो जॉन मिल्टन है वो पेट्रार्चन इटालियन सोनेट का राइम स्कीम फॉलो करते थे, तो पेट्रार्चन, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप याद रखना पेट्रार्चन ये फॉलो कर रही है, ये शेक्सपियरियन नहीं कर रही है, पेट्रार्चन इटालियन फॉलो कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ दिस पोएम। प्राइमरी थीम इस पोएम की क्या है। तो जो स्पीकर है उसे रिग्रेट होता है, उसे मैच्योरिटी, अपनी मैच्योरिटी नहीं हुई इस पे थोड़ा सा सैडनेस होती है, टाइम जल्दी फ्लाई कर रहा है इसकी टेंशन होती है, और थोड़ा फिर लास्ट में वो अपने आप को कंफर्ट देता है कि हर चीज़ जब गॉड ने डिसाइड की हुई होती है तभी होती है, हम बस ये कर सकते हैं कि जो गॉड का बिगर प्लान है हम उसको लाइक चुपचाप फॉलो करें। सो इसमें ऑप्शन सी वुड बी द राइट, टाइम, मॉर्टिलिटी एंड रिलीजियस पेशेंस की इसमें बात हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मिल्टन कंपेयर्स टाइम टू अ सब्टल थीफ ऑफ यूथ, व्हाट इज स्टोलन। इसमें लाइक मिल्टन ने कंपेयर किया टाइम को एक थीफ के साथ जिसने यूथ को छीन लिया, थीफ ऑफ यूथ। तो यहाँ पे क्या चोरी हुआ है, यहाँ पे मिल्टन के 20 जो ईयर्स है वो चोरी हो गए थे। ठीक है, तो हिज 3 and 20 ईयर्स। ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सब्टल थीफ ऑफ यूथ इन द पोएम। तो सब्टल थीफ ऑफ यूथ किसे कहा है मिल्टन ने, टाइम को कहा है, तो आंसर बी वुड बी द करेक्ट। द पोएम रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स एंजाइटी ओवर हिज। मिल्टन को एंजाइटी क्यों हो रही थी, हेल्थ के लिए हो रही थी नहीं, पॉलिटिकल फेलियर्स के लिए हो रही थी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हो रही थी नहीं, लैक ऑफ पोएटिक मैच्योरिटी एंड अचीवमेंट, हाँ इसलिए हो रही थी। ठीक है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, वो इज द ग्रेट टास्क मास्टर मिल्टन रेफर्स टू इन द फाइनल लाइन। तो मिल्टन ने ग्रेट टास्क मास्टर किसे कहा है, गॉड को कहा है। ठीक है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, मिल्टन्स मैच्योरिटी इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग डिलेड लाइक। मिल्टन ने जो अपनी मैच्योरिटी जो डिले हो गई है उसे किससे कंपेयर किया है, अ विंटर फ्लावर नहीं, एन अनरेड बुक नहीं, अ स्लो मूविंग रिवर नहीं, अ लेट राइपनिंग फ्रूट। जो एक फ्रूट है जो कि लेट पक रहा है, मिल्टन ने उससे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द पोएम इज एड्रेस टू। पोएम किसको एड्रेस की गई है, पोएट ने ये पोएम खुद को ही एड्रेस की है, जहाँ पे वो पहले इन चीज़ों की टेंशन लेता है एंड एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को कंफर्ट करता है, कंसोल करता है। ठीक है, तो आंसर सी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, व्हाट बर्ड और ब्लॉसम डज मिल्टन लैक। मिल्टन क्या लैक करते थे अभी तक, तो उन लाइक एट द एज ऑफ 23 उन्हें कोई पॉलिटिक अचीवमेंट नहीं मिली थी, तो आंसर ए वुड बी द राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम इज एसेंशियली अ सोनेट ऑफ। ये सोनेट किसको डेडिकेट है, तो यहाँ पे मिल्टन सेल्फ इंट्रोगेशन कर रहे हैं एंड इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आंसर बी वुड बी द राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द एवर रनिंग फ्लो ऑफ टाइम इज पोर्ट्रेड एज। सो इस पोएम में जो टाइम है, टाइम को एक इररेसिस्टिबल इनएविटेबल फोर्स की तरह रिप्रेजेंट किया है, तो आंसर बी वुड बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 13, मिल्टन फील्स दैट हिज अपीयरेंस फिजिकल लुक इज, तो टू ओल्ड फॉर हिज एज, डिसेप्टिव ऑफ हिज एक्चुअल इनर मैच्योरिटी, या फिर परफेक्टली यूथ, या फिर अगली, तो डिसेप्टिव ऑफ हिज एक्चुअल इनर मैच्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द पोएम एंड्स विद अ नोट ऑफ। तो लास्ट में पोएम कैसे एंड होती है, रेजिग्नेशन एंड फेथ इन डिवाइन विल के, लाइक एज अ ह्यूमन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम गॉड का जो बिगर प्लान है उसको फॉलो करें एंड सबमिसिवली एक्सेप्ट करें उसे, तो रेजिग्नेशन एंड फेथ इन डिवाइन विल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच क्लासिकल फिगर इज इनडायरेक्टली रेफरेंस थ्रू द आइडिया ऑफ हेवनली आईज। तो मिल्टन ने
हेवनली आइज वर्ड्स यूज करके किस क्लासिकल फिगर का रेफरेंस दिया था? म्यूजिस का दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मिल्टन्स डिले इन अचीविंग सक्सेस इज कंपेयर टू अ बर्ड दैट, ऑप्शन नंबर बी, ओपन्स लेट। ब्लॉसम बर्ड से उसने कंपेयर किया था जो कि लेट राइप हो रहे हैं, और फ्रूट से भी उन्होंने लाइक कंपेयर किया था वो फ्रूट जो कि राइप नहीं हुआ है। द वोल्टा टर्न इन दिस सोनेट अकर्स एट, यहाँ पे जो वोल्टा है, वोल्टा क्या होता है? जब एक पोइट होता है वो अपने जो साइकोलॉजिकली जो उसके थॉट्स होते हैं उससे एकदम रिवर्स बातें करता है, तो उसे वोल्टा होता है। सोनेट 14 लाइन्स की होती है, उसमें से जो स्पेंसिलिन सोनेट होती है उसमें लाइन नंबर 9 के अंदर जो स्पीकर होता है उसके अंदर साइकोलॉजिकली चेंज होता है, वो अपने आप को कंसोल करता है। जिस बात या फिर जिस कंसर्न को वो 1 to 8 लाइन में बताता है को ही उसी का ही सॉल्यूशन वो 9 to 14 में देता है मोस्टली। सो इसमें जो वोल्टा टर्न हुआ है वो लाइन नंबर 9 में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द टोन ऑफ द ऑक्टेव इज वन ऑफ द एंजाइटी। लाइक ऑक्टेव क्या होता है? 1 to 8 जो लाइन होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं, वहां पे वो एंजाइटी में था। एंड आफ्टर 9 to 14 ही कंसोल हिम, ही डेवलप द फेथ इन गॉड एंड हिज बिगर प्लान्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द फ्रेज इनवर्ड राइपनेस सिग्निफाई? तो इनवर्ड राइपनेस सिग्निफाई करती है इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मिल्टन व्यूज हिज पोइटिक टैलेंट एज अ टैलेंट गिवन बाय गॉड। तो मिल्टन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो उनका पोइटिक टैलेंट है वो भी गॉड का ही दिया हुआ है। तो जब वो लाइक वो फुल्ली राइप जब भी होंगे तब गॉड की मर्जी होगी। ठीक है। तो ऑल ही कैन डू इज एक्सेप्ट द फेट। क्वेश्चन नंबर 21, द पोएम बिगम विद द फीलिंग ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। ठीक है। उनको रिग्रेट भी होता है लेकिन ज़्यादा डिसइल्यूजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन द पोएम इज, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एडवर्सरी। ठीक है। अब फ्रेंड का तो नहीं है, वो थीफ बोलते हैं उन्हें, अब यहाँ पे थीफ तो नहीं दे रखा, तो एडवर्सरी अच्छा हो जाएगा, लाइक मुसीबत देने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई हैव अ ग्रेस टू यूज इट, सो व्हाट डज ग्रेस इम्प्लाई हियर? तो यहाँ पे ग्रेस का मतलब है डिवाइन फेवर और एबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे जो मिल्टन है ये सैस्ट्रेट के अंदर मिल्टन का ये जो पोएम का लाइन है ये सैस्ट्रेट से उठाई गई है, जहाँ पे वो गॉड के जो बिगर प्लान्स है उस उनको एक्सेप्ट करते हैं। सो इफ आई हैव अ ग्रेस टू यूज इट, सो तो यहाँ पे जो ग्रेस का मतलब है वो डिवाइन फेवर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, द फाइनल कपलेट और फाइनल लाइन्स एक्ट्स एज एन, तो लाइक हमने देखा था कि जो ऑक्टेव है 1 to 8 वो तो एंजाइटी दे रहा था, वहीं जो फाइनल कपलेट है वो क्या दे रहा है? वो समरी ऑफ हिज रेजोल्यूशन, लाइक जो भी उसने एक्सेप्ट किया कि आई विल एक्सेप्ट द बिगर पिक्चर बिगर फेट ऑफ गॉड, तो उन्होंने ये समराइज किया अपनी जो लास्ट 2 कपलेट है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट, सो दिस लाइन शोज मिल्टन ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन। ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन किए हैं इस पोएम पे, ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, रिटन बाय जॉन मिल्टन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट मी कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉन डन की द सन राइजिंग। हम उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में फंस जाएंगे ऐसे कैसे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, टू वूम इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द ओपनिंग लाइन? तो हमें पता है जो जॉन डन है वो किसे एड्रेस कर रहे हैं? द सन को कर रहे हैं। सो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पीकर्स प्राइमरी कंप्लेंट अगेंस्ट द सन इन द फर्स्ट स्टैंजा? तो फर्स्ट स्टैंजा में जो स्पीकर की जो प्राइमरी कंप्लेंट होती है वो ये होती है कि जो सन होता है उनकी विंडो में आता है, तो वो सन को कहता है कि तुमने मुझे और मेरी लवर को जगा दिया नींद से, तो इट इज वेकिंग देम अप एंड इंट्रूडिंग ऑन देयर लव। सो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम बिगन्स विद अ ड्रामेटिक एग्रेसिव ओपनिंग, व्हाट इज द टिपिकल ऑफ? तो हमें पता है कि जो जॉन डन है वो एक मेटाफिजिकल पोइट है, तो इनकी जो ये पोइट्री है वो मेटाफिजिकल पोइट्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर कॉल्स द सन एन ओल्ड फूल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है? ओल्ड फूल का है ना, तो ये अपोस्ट्रोफे का एग्जांपल है। ठीक है। आप याद रखना इसे। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पेंडेंटिक व्रेच इन द पोएम? पेंडेंटिक व्रेच पोइट ने किसे कहा है? तो द सन को कहा है, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉसी पेंडेंटिक व्रेच रेफर्स टू द सन्स, तो ये जो सॉसी पेंडेंटिक व्रेच कहा है ये तो सन की कौन सी एक्टिविटी या फिर सन की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने इस नाम से बोला है? तो ये बोला है प्रिजम्पशन टू डिक्टेट देयर टाइम, लाइक जो सन होता है, सन इसका मतलब ये है कि जॉन डन सन को कह रहे हैं कि जो सन होता है वो 6 बजे या फिर 5 बजे उग जाता है और रात को 6 बजे 5 बजे अस्त हो जाता है, तो वो ये कह रहा है कि जो सन है वो हमारा डिक्टेट करता है टाइम कि हमें कब उठना है और कब सो जाना है। तो जॉन डन इसको पोएम में
वो क्वेश्चन करते हैं कि सन कौन होता है हमारे टाइम को डिसाइड करने वाले या डिक्टेट करने वाले। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीकर आस्क द सन टू गो चाइल्ड। तो जॉर्डन है वो ये कहते हैं कि तुम रोज आते हो विंडो में और मुझे और मेरी लवर को जगह देते हो, या फिर हाँ हमारे बीच में जो प्यार है उसमें एक हिंड्रेंस पैदा करते हो, इंक्लूड करते हो हमारे लव के अंदर। सो तुम जाके तुम उन स्कूल बॉयज को क्यों नहीं उठा देते जो कि स्कूल्स के लिए लेट हो रहे हैं। तो ए आंसर वुड बी द करेक्ट। व्हाट रीजन डज द स्पीकर गिव फॉर द सन टू इग्नोर हिम एंड हिज लवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो जॉन डन है वो ये कहते हैं कि जो लव है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है लाइक सन जिसमें बीच में इंटरफेयर करे। ठीक है, लव इज नॉट अ सब्जेक्ट टू द सन सीजनल और डेली लॉज। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, द स्पीकर क्लेम्स दैट लव इज अलाइक नो सीजन नॉर आर नॉर डे नॉर मंथ विच इज द रैक्स ऑफ टाइम। व्हाट डज द रैक्स ऑफ टाइम सजेस्ट। तो रैक्स ऑफ टाइम का यहाँ पे जो मतलब है वो है टाइम इज चीप वॉर्न आउट एंड इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द लव। लाइक जॉन्डन यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्यार होता है वो सीजन टाइम आर डे मंथ्स इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। जो टाइम है वो तो बहुत चीप है, वो तो एक मोमेंट ऑफ लाइक टाइम बहुत रिलेटिव है, वो तो सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम को सिंबलाइज करता है। मतलब टाइम जो है वो मॉर्टल है, वहीं जो उनका प्यार है वो इमॉर्टल है, वो इस दुनिया के बियॉन्ड है। तो टाइम इज चीप वॉर्न आउट इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू लव। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीकर असर्ट्स दैट ही कुड एक्लिप्स द सन सिंपली बाय। तो जॉन डन यहाँ पे कहते हैं सन को कि वो तो सन को एक सेकंड में मिटा सकते हैं, कैसे, अपनी आंखें बंद करके। तो क्लोजिंग इज आईज। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द स्पीकर नॉट एक्लिप्स द सन। जॉन डन ने एक्लिप्स क्यों नहीं किया सन को अपनी आंखें बंद करके। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि मुझे अपनी लवर को देखते रहना है, मैं एक सेकंड भी अपने लवर से आंखें नहीं हटा सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक्लिप्स नहीं कर रहा हूं। तो आंसर बी वुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन द सेकंड स्टैंजा द स्पीकर क्लेम्स ही कुड लुक एट द सन बट ही डज नॉट। व्हाई। क्यों जो जॉन डन होते हैं वो सन को कहते हैं कि वो सन की आंखों में आंखें डाल के या फिर सन की तरफ देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि जो लवर्स की आंखें हैं वो मोर ब्यूटीफुल है और मोर पावरफुल है। जॉन डन की जो लवर है उनकी आंखें। ठीक है, तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, दिस इज द फेमस एग्जांपल ऑफ शी इज ऑल स्टेट। लाइक जॉन डन कहते हैं कि जो उसकी उनकी जो लवर है वो पूरी जो इस दुनिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके इक्वल है, जितने प्रिंसेस है उसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेटाफिजिकल कंसीट का यूज हो रहा है। ठीक है, जॉन डन इज फेमसली नोन फॉर मेटाफिजिकल कंसीट एंड ही इज ऑल्सो अ मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज शी इज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आर्ग्यू, ये क्या आर्ग्यू करता है कि देयर लव्स मेक्स द एंटायर वर्ल्ड इररेलेवेंट एंड कंटेन्ड विद देम। लाइक जो भी इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो इररेलेवेंट है इन फ्रंट ऑफ देयर लव, उनका लव इन सबसे बहुत ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द स्पीकर क्लेम्स दैट नथिंग एल्स इज रियल, व्हाट डज ही कंपेयर टू हिज लव। तो यहाँ पे जो जॉन डन होते हैं ये कंपेयर करते हैं लव अपने लव को, लाइक जितनी भी लग्जरी है इस दुनिया में, जितनी भी पॉलिटिकल पावर है, वो सब कुछ भी नहीं है उनके लव के सामने। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मिमिक ऑफ द वर्ल्ड मेंशन इन द थर्ड स्टैंजा में। मिमिक का वो किसको मिमिक करते हैं, वो किंग्स को करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टैंजा में किंग्स के ऊपर उन्होंने बात की है। द स्पीकर टेल्स द सन दैट इट इज हाफ एज हैप्पी एज वी। वाई। तो जॉन डन सन को कहते हैं कि वो तो सिर्फ हाफ हैप्पी है, जितना कि वो दोनों जॉन डन और उनकी जो लवर है वो जितनी हैप्पी है, सन तो उनसे आधा ही हैप्पी है। क्योंकि उनको उसका रीज़न वो ये देते हैं क्योंकि जो वर्ल्ड है ना, जो उनका रूम है, वो जो रूम ही उनका पूरा वर्ल्ड है। लाइक जो सन होता है, सन लाइक हमें जैसा पता है कि जो सन होता है वो अर्थ के पार्ट में रहता है और हाफ पार्ट में नाइट होती है। लाइक हाफ पार्ट में तो दिन रहता है, जैसे हम यहाँ पे अभी डे यहाँ पे है तो अमेरिका में भी नाइट हो रही होगी। तो जॉन डन कहते हैं कि जो सूरज है वो तो सिर्फ हाफ वर्ल्ड को ही देख सकता है एक साथ, मतलब हाफ वर्ल्ड को ही ब्राइटनेस दे सकता है। वहीं जो उनका जो बेड है जॉन डन और उनकी बिलवर्ड का, वो तो पूरा वर्ल्ड है। तो जो जॉन डन और उनकी लवर है वो फुल्ली हैप्पी है, वहीं उसका आधा ही हैप्पी रह सकता है सन, क्योंकि वो आधे वर्ल्ड में या आधे अर्थ को ही कवर करता है ना, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। लाइक हाफ जो अर्थ रहेगी वहाँ पे दिन रहेगा, हाफ में नाइट रहती है। इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेटाफिजिकल जो पोइट्रीज होती है वो होती ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, वो होती ही बियॉन्ड फिजिकलिटी है, तो उसे बहुत डीप होती है वो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द स्पीकर कंक्लूड अबाउट द सन ड्यूटीज। तो सन की जो ड्यूटीज में वो कंक्लूड क्या करते हैं जॉन डन, तो वो ये कंक्लूड करते हैं कि मतलब वो ये फिर जैसे मैंने अभी पहले समझाया था कि वो कह रहे थे कि जो उनका जो बेड है या फिर जो उनका है वही पूरा अर्थ है, और जितनी भी अर्थ की रिचेस है वो सारा कुछ भी नहीं है उनकी उनके और उनके बिलवर्ड का जो प्यार है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। तो लास्ट में वो सन को कहते हैं कि तुम पूरे अर्थ में जो चारों चक्कर काटते हो उससे अच्छा तो तुम हमारे रूम का चारों चक्कर काट लिया करो या हमारे बेड का चारों चक्कर काट लिया करो, तो आपका जो पूरे अर्थ का एक बार में ही चक्कर पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इट्स वर्ल्ड इज ओनली देयर बेड। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज द रूम डिस्क्राइब्ड इन द फाइनल स्टैंजा। जैसे कि मैंने बताया तो पूरे लाइक एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी दिखाया गया रूम को और एज द वर्ल्ड भी दिखाया, तो बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 20, द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम, जो पोएम का जो टोन है वो शिफ्ट्स करता है। पहले तो वो कंप्लेनिंग करते हैं सन को कि तुम सुबह सुबह क्यों आ जाते हो, उसके बाद में लास्ट में तो कमांड करते हैं कि तुम्हें हमारे बेड के चारों तरफ चक्कर काट लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द सन राइजिंग इज रिटन इन विच फॉर्म, कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, लिरिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सेंट्रल कंसीट ऑफ द थर्ड स्टैंजा, के अंदर सेंट्रल कंसीट क्या था, तो सेंट्रल कंसीट थर्ड स्टैंजा में वो ये कहते हैं कि जो बेडरूम है वो सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स है और एंटायर वर्ल्ड उनके बेडरूम में है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज डन कंपेयर टू सन टू एन ओल्ड फूल, उन्होंने क्यों बोला सन को, टू सजेस्ट इट इज लिमिटेड एंड टायरसम। ओल्ड फूल इसलिए बोला, एक तो लाइक सन बहुत पुराने समय से है तो इसलिए तो ओल्ड बोला, और फूल इसलिए बोला क्योंकि उसे रोज एक एक काम करना पड़ता है, वो टायर्ड हो जाता है तो भी उसे एक काम करना पड़ता है और बहुत लिमिटेड है, वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड में ही आ सकता है, लाइक उसके पास पूरा वर्ल्ड एक साथ नहीं है, तो टू सजेस्ट इट इज लिमिटेड एंड टायरसम। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्टैंजा डज द पोएम हैव, कितने स्टैंजाज है, हमें पता है 3 स्टैंजा है पोएम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, द पोएम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मेटाफिजिकल विट, व्हाट डज दिस मीन हियर, मेटाफिजिकल विट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इंटेलेक्चुअल है, कॉम्प्लेक्स है, सरप्राइजिंग है, लॉजिक भी है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, और हम आगे वाली क्लास में और एक पोएम लेंगे या फिर उसके क्वेश्चंस लेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉन ड्राइडन की पोएम अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वो इज़ द पेट्रोन सेंट ऑफ म्यूजिक प्रेज्ड इन दिस पोएम। सो हमें पता है टाइटल के अंदर ही नाम आ रहा है सेंट सिसिलिया, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। तो ये जो सेंट है उनको प्रेज्ड करने के लिए ये पोएम लिखी गई है, इसलिए इसका नाम भी है अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जो ये सेंट सिसिलिया है ये ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड होती है एज अ पेट्रन ऑफ सेंट ऑफ म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक। लाइक जो ये सेंट थे सेंट सिसिलिया, ये एक सेंट थे जिन्हें पेट्रोनेट या फिर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सेंट ऑफ म्यूजिशियन एंड म्यूजिक। लाइक ये म्यूजिक के सेंट थे या फिर एक म्यूजिशियन थे उस समय। लाइक ये ना, ये म्यूजिक को है ना रिलीजियस वे के अंदर, मतलब लाइक म्यूजिक भी अच्छा होता है तो ये पेट्रोन करते थे म्यूजिक को एज अ गुड थिंग। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएम इज रिटन टू कॉमोमरेट, तो ये जो पोएम लिखी गई है ये किसकी याद में लिखी गई है, तो अ फीस्ट डे ऑफ सेंट सिसिलिया, ठीक है। तो एनुअल, मैंने जैसे बताया था एनुअल सेलिब्रेशन होता है सेंट सिसिलियाज डे इन लंदन, तो उसको ही डेडिकेट किया ये पोएम। व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब एज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो लाइक मैंने जैसे बताया था इस पोएम में ये प्रूव किया जा रहा है कि म्यूजिक बहुत प्योर होता है। तो जो बिगिनिंग ऑफ, जो स्टार्टिंग हुई थी इस पूरे दुनिया की, वो जो हुई थी तो वो द हार्मनी ऑफ द स्फेयर्स, लाइक। तो ये पोएम है, ये आर्ग्यू करती है कि जो यूनिवर्स है ना पूरा, वो स्टार्ट ही हुआ है थ्रू द पावर ऑफ म्यूजिकल हार्मनी, यानी इतना प्यारा म्यूजिक था, इतना म्यूजिकल हार्मनी थी उस समय, उससे ही ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन, व्हाट डज फ्रेम रेफर टू। यहाँ पे जो फ्रेम है वो किससे रेफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रेम का वर्ड जो यूज़ हो रहा है ये यूनिवर्स को डिपिक्ट करने के लिए हो रहा है। लाइक यूनिवर्सल फ्रेम जो थी ना, वो न्यू क्लासिकल एज में बहुत कॉमन था, ये मेटाफर था डिपिक्ट करने के लिए कॉस्मॉस और द फिजिकल यूनिवर्स। तो जो न्यू क्लासिकल एज में ब्राइडन ने ये लिखा है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो यूनिवर्सल फ्रेम जो वर्ड यूज़ होता था ये बहुत कॉमन मेटाफर था किसको डिपिक्ट करने के लिए, कॉस्मॉस और फिजिकल यूनिवर्स को। तो यहाँ पे जो ड्राइडन ने वर्ड यूज़ किया है हेवनली हार्मनी, और यहाँ पे जो भी फ्रेम उन्होंने डिपिक्ट किया है यूनिवर्सल फ्रेम के नाम से, तो वो यूनिवर्स को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू इंसल्ट द हार्ट इन द पोएम, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिन्होंने इंसल्ट, मतलब जिसको कहा है इंसल्ट, तो वो कहा है ट्रम्पेट को। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट रिप्रेजेंट, तो जो फ्लूट होती है वो रिप्रेजेंट करती है लव एंड सॉरो को, ठीक है। तो फ्लूट किसे रिप्रेजेंट करती है, लव एंड सॉरो को, और वहीं जो ट्रम्पेट होता है, ट्रम्पेट डिपिक्ट करता है वॉर को। लाइक जो मतलब ड्राइडन ने जो ट्रम्पेट है उसे इंसल्ट द हार्ट का है, लाइक। तो जो ट्रम्पेट होता है वो डिपिक्ट करता है सोल टू बैटल या फिर ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर, ठीक है। हाउ इज द शार्प वायलिन डिस्क्राइब्ड, जो शार्प वायलिन है, वायलिन डिस्क्राइब करता है जेलस इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है, ट्रम्पेट को तो ड्राइडन ने डिपिक्ट किया है एज अ वॉर, ठीक है। फिर वहाँ जो उन्होंने फ्लूट जो था, फ्लूट को डिपिक्ट किया लव एंड सॉरो को, और वहीं जो शार्प जो वायलिन है, वायलिन को डिपिक्ट किया एज अ जेलस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्योंकि जेलस इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इसलिए कहा फॉर द लवर्स, क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो वायलिन का यूज़ करते हैं तो वो जेलस होते हैं, तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो पोएम है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो ये एक ओड है। ओड लिखी इसलिए जाती है ताकि हम प्रेस कर सकें, और यहाँ पे प्रेस किया जा रहा है सेंट सिसिलिया को, उनके डे को, ठीक है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट रेजेज मॉर्टल्स टू द स्काई, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि जो मॉर्टल्स है, लाइक जो हम लोग हैं जो कि इमॉर्टल नहीं है, लाइक हम एक दिन मर जाएंगे, उन्हें स्काई मतलब ऊपर, मतलब एक स्पिरिचुअल वे में ऊपर उठा लेना, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऊपर उठा लेता है, तो द ऑर्गन।
जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन को डिस्क्राइब किया है ड्राइडन ने एज अ पजेसिंग द पावर टू लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट टू डिवाइन हाइट्स। लाइक ड्राइडन ने कहा है कि जो ऑर्गन जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो ह्यूमन को इस वर्ल्ड से एक ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड, एक डिवाइन हाइट्स पे ले जाता है। ठीक है, तो मैं वापस एक बार रिवाइज कर दूं तो ड्राइडन ने क्या किया है, ड्राइडन ने जो ट्रम्पेट थे उन्हें तो वॉर को डिपिक्ट करने के लिए बोला है, फिर उन्होंने जो फ्लूट थी, फ्लूट को लव एंड सॉरो से डिपिक्ट किया है, वहीं जो शार्प वायलिन होता है तो वायलिन को एज अ जेलस इंस्ट्रूमेंट बताया है, और वहीं जो है ऑर्गन को डिपिक्ट किया है जो कि ट्रांसेंड कर देता है डिवाइन हाइट्स पे। व्हाट इंस्ट्रूमेंट ब्रिंग्स एंजल्स डाउन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंजल्स को नीचे ले आता है, तो वो भी द ऑर्गन ही होगा। तो जो ऑर्गन जो है ना इंस्ट्रूमेंट, इसको रिलीजियस सिंबॉलिक तरीके से दिखाया इसके म्यूजिक को, तो कुछ भी ऐसा रिलीजन लाइक एंजल्स से रिलेटेड या फिर हमें डिवाइन हाइट्स पे ले जाता है तो वो द ऑर्गन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ड्राइडन सजेस्ट दैट म्यूजिक क्या है। तो ड्राइडन ने कहा था कि म्यूजिक जो होता है वो बहुत ऑर्डर है और वो प्रिंसिपल है इस पूरे यूनिवर्स का, एक हार्मनी लाता है, तो द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द पोएम यूटिलाइजेज विच कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। लाइक इस पोएम में ड्राइडन ने किस तरीके से क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को जस्टिफाई किया है और बताया है कि कैसे ये दुनिया आई है। तो उन्होंने डिस्कॉर्ड या कॉन्कोर्ड्स वर्ड यूज़ करके इस बताया है कि ये मतलब जो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने बताया है कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ये डिस्कॉर्डिया कॉन्कोर्ड्स वर्ड का मतलब ये है कि लाइक ड्राइडन ने बोला है कि जो डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स थे इस पूरे यूनिवर्स में, उनको हार्मनी में लाया गया। कैसे लाया गया? म्यूजिक से लाया गया। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द डबल बीट ऑफ द ड्रम मीन टू इमिटेट। तो यहाँ पे जो ड्राइडन ने जो अलिट्रेशन का यूज़ किया है डबल, तो ये किसे सिंबलाइज करता है? सो ये अलिट्रेशन डिपिक्ट करता है रिदमेटिक नेचर को, डिपिक्ट नहीं करता रिदमेटिक नेचर को, तो ड्रम रिप्रेजेंट नहीं करते, द ऑर्गन करता है। तो ये थंडरिंग ड्रम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये थंडरिंग ड्रम मतलब जो द ड्रम की जो बीट होती है थंडरिंग, ये होती है ताकि लिसनर को अराउज किया जा सके, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह लिया जा सके। ठीक है, तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द पोएम व्हाट स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द टाइम। तो अकॉर्डिंग टू पोएम लाइक एट द लाइक स्टॉप वर्ड या फिर खत्म हो जाएगा, ये किसको डिपिक्ट करने के लिए क्या है? द वर्ल्ड। तो ड्राइडन इस पोएम में ऐसा कहते हैं कि जिस दिन म्यूजिकल हार्मनी बंद हो जाएगी, जिस दिन ऑर्गन लाइक इस दुनिया के अंदर जिस दिन म्यूजिक मतलब खत्म हो जाएगा, ये पूरी जो दुनिया है यूनिवर्स है, ये एक हार्मनी पे चल रही है, म्यूजिकल हार्मनी पे। ठीक है, वैसे ही जब एट द एंड ऑफ द जब दिन वो हार्मनी खत्म हो जाएगी, उस दिन ये वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। ड्राइडन पोर्ट्रेज नेचर एज, नेचर को ड्राइडन ने कैसा बताया है? तो हारमोनियस सिम्फनी, जैसे मैं क्या भी रहा था, ऑप्शन नंबर बी, कि नेचर इज प्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन म्यूजिकल ऑर्डर। लाइक जो डिवाइन है, जो जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, द गॉड, वो एक म्यूजिकल ऑर्डर, एक डिवाइन म्यूजिकल ऑर्डर पे इस दुनिया को चला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर लाइक एक डिवाइन म्यूजिकल ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रम्पेट इज एसोसिएटेड विद, ट्रम्पेट किससे एसोसिएटेड है? बैटल वॉर से, ये तो हमने पहले कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टोन ऑफ द फाइनल स्टैंजा में टोन कैसी रहती है पोएम की? सो पोएम मतलब पोएम फाइनल स्टैंजा में थोड़ी सी सेलिब्रेट भी रहती है। लाइक सेलिब्रेट तो इसलिए करती है कि पावर ऑफ म्यूजिक के क्रिएशन भी, द ऑर्गन जब बजा था तो ये क्रिएशन हुई थी एक हार्मनी ऑर्डर से, वैसे ही जब ये दुनिया खत्म होगी तब भी द ऑर्गन बजाया जाएगा और इस दुनिया से खत्म हो जाएगी, तो एक सेलिब्रेटिव भी रहती है, सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं एपोकैलिप्टिक भी रहती है। एपोकैलिप्टिक का मतलब क्या होता है? एपोकैलिप्टिक का मतलब ये दुनिया खत्म भी होगी, तो थोड़ा सा एपोकैलिप्टिक टोन भी रहती है सैडनेस की, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम यूजेस अ वाइड वैरायटी ऑफ, तो जैसे ये जो पोएम है वो डेडिकेट ही म्यूजिक को की है, तो इसमें बहुत सारे मीटर्स का यूज़ किया है ड्राइडन ने। व्हाट इज द लास्ट साउंड मेंशन इन द पोएम। तो लास्ट साउंड जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो कौन सा आएगा? ठीक है, तो वो या फिर ये पोएम में भी जो लास्ट साउंड जो मेंशन की है ड्राइडन ने, वो की है द ऑर्गन को, जो कि सिंबलाइज करता है कि जब ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी तब ऑर्गन का ही लास्ट में आवाज़ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ड्राइडन सजेस्ट दैट ऑर्फियस कौन था? तो ऑर्फियस एक लेजेंडरी फिगर है जिनमें ये पावर थी कि वो अपनी वो लायर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है लायर, उसे बजा के वो गोस्ट को भी बुला लेते थे, मतलब गोस्ट को भी मतलब जो उन्हें खड़ा कर देते या फिर उनको इस दुनिया में ले आते थे वो, तो ऑर्फियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड सिसिलिया डू अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो सिसिलिया क्या करते थे? ठीक है, तो इन्वेंटेड द ऑर्गन। तो ऐसा ड्राइडन ने इस पोएम में ऐसा बताया कि जो इन्वेंशन ऑफ द ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाया किसने? सिसिलिया ने बनाया था, तो सेंट सिसिलिया थे उन्होंने। लाइक इस पोएम में ड्राइडन ये कहते हैं कि जो जिस तरीके से पहले म्यूजिक को एक डिमोनिक कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता था, कि मतलब म्यूजिक तो बहुत डिमोनिक होता है, वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वहीं इस पोएम में ड्राइडन ने बताया है कि जो म्यूजिक होता है वो एविल नहीं होता, वो प्योर होता है और वो स्पिरिचुअलिटी भी देता है, वो हमें ट्रांसेंड करता है, तो वो इस पोएम से ये दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पोएम इज स्ट्रक्चरली कैरेक्टराइज्ड एज एन। तो ये कौन सा ओड है? इरेगुलर है, पिंडारिक है, हॉरिटियन है, तो ये इरेगुलर ओड है। ठीक है, क्योंकि अब इरेगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें अनइक्वल स्टैंजा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मीटर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम। तो इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट क्या दिखाया गया इस पोएम में? तो इसमें दिखाया गया हार्मनी वर्सेस डिस्कॉर्ड। तो ये यही दिखा रही है कि अभी हार्मनी चल रही है, तो ये दुनिया चल रही है, जिस दिन
ये डिसहार्मनी हो जाएगी म्यूजिक के अंदर, तो ये दुनिया और नेचर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पोएम कंसिडर्ड नियो क्लासिकल? तो नियो क्लासिकल क्यों है? क्योंकि ये ऑर्डर की बात कर रहा है। नियो क्लासिकल के जो पीपल थे वो ऑर्डर की बात करते थे, स्ट्रक्चर की बात करते थे, वो सोसाइटी को थोड़ा ऊपर रखते थे कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो लाइक ऑप्शन में बी होगा, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल बैलेंस भी है, जहाँ सोसाइटी की बात भी हो रही है, प्लस वहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी नियो क्लासिकल इसलिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रेज यूनिवर्सल फ्रेम सजेस्ट। तो यूनिवर्सल फ्रेम जो फ्रेज यूज किया है वो किसे डिपिक्ट करता है? तो जैसे हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि यूनिवर्सल जो फ्रेम है वो न्यू क्लासिकल टर्म या फिर न्यू क्लासिकल एज में यूज होती थी, और यूज की होती थी टू डिपिक्ट द कॉस्मोस को दिखाने के लिए या फिर यूनिवर्स को दिखाने के लिए, तो द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगली क्लास में हम एक और पोएम के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, and thank you, see you in the next class. Hello everyone, I welcome you all to my channel the fellowship of the pen. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। तो ये जॉन कीट्स ने लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में ये पोएम दे रखी है। So let's start with the questions. Question number 1. A thing of beauty is a joy forever. What does the poet mean by this opening line? तो a thing of beauty is a joy forever, इस लाइन से पोइट का क्या मतलब है? ए ब्यूटी इज अ टेम्पररी फीलिंग, ब्यूटी प्रोवाइड्स इटर्नल हैप्पीनेस। सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कीट्स यहाँ पे असर्ट करते हैं कि जो ब्यूटी होती है, सुंदरता, वो इमोर्टल होती है, लाइक वो कभी नहीं मर सकती, और उसके जो जॉय होता है वो इंक्रीज ही होता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कीट्स व्हाट हैपेंस टू द लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग? ठीक है, तो कीट क्या कहते हैं कि जो लवलीनेस होती है किसी भी ब्यूटीफुल थिंग की, उसके साथ क्या होता है? तो इट डिक्रीजेज, बी इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, सी इट डिसअपियर इन ओल्ड एज, डी इट इज ओनली विजुअल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का जो जॉय होता है, जो लवलीनेस होती है, वो इंक्रीज ही होता रहता है। ठीक है, और वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो वही जो वर्ड्सवर्थ कीट्स ने कहा है कि जो लवलीनेस होती है वो इंक्रीज होती है, इट नेवर फेड्स इनटू ऑब्लिवियन। ठीक है, तो ऑब्लिवियन भी आ सकता है या नथिंगनेस भी आ सकता है, दोनों वर्ड्स। ऑब्लिवियन का मतलब नथिंगनेस ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड फॉर अस बिसाइड जॉय? के अलावा जो ब्यूटीफुल थिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? ए वेल्थ एंड फेम, अ क्वाइट बावर एंड अ स्वीट ड्रीम्स। हाँ, तो जो जॉन कीट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो एक ब्यूटीफुल थिंग होती है वो अ क्वाइट बावर एंड स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो लाइन्स है पोएम में वो यही है, बावर क्वाइट फॉर अस एंड प्रोवाइड्स फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, क्वाइट, ब्रीथिंग। ठीक है, तो आप याद रखना जो एक ब्यूटीफुल थिंग होती है वो क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो बावर क्वाइट फॉर अस, ठीक है, ये याद रखना, एंड प्रोवाइड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, क्वाइट, ब्रीदिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ब्रेथ्स वी बाइंड आवरसेल्फ विद एवरी डे? है ना, तो कौन से व्रत्स है जिनसे हम अपने आप को बाइंड करते हैं हर एक दिन? तो ए फ्लावर ऑफ हैप्पीनेस, अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हाँ, तो एक फ्लावर का बैंड होता है लाइक, तो अर्थ से बाइंड करने के लिए फ्लावरी बैंड से हम बाइंड करते हैं। ठीक है, तो कीट्स कहते हैं कि वी बाइंड आवरसेल्फ टू अर्थ थ्रू अ ब्रीथिंग ऑफ ब्यूटी डिस्पाइट आवर सॉरोज। तो इसका मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स कि जॉन कीट्स ये कह रहे हैं कि हमें इस अर्थ से जो बाइंड, जो ऑब्जेक्ट हमें बाइंड करती है इस अर्थ से, वो है ब्यूटीफुल थिंग्स। जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स है, ये ब्रीथिंग, ये ब्रीथ करती है हमें, यानी बांधती है अर्थ से। सॉरोज को छोड़ के हम इन चीज़ों में जब इंडल्ज होते हैं तो ये बैंड करती है और बाइंड करती है हमें अर्थ के साथ में, है ना, और हम सॉरो भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट व्हाई डज कीट्स फील डेस्पोंडेंस इन द पोएम? कीट्स डेस्पोंडेंस क्यों फील कर रहे थे? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मनी, बी बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स एंड ग्लूमी डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यों होगा? तो पोएम लिस्ट करते हैं, लिस्ट देते हैं कि ह्यूमन सफरिंग्स कौन कौन सी है। तो वो है डेस्पोंडेंस का मतलब दुखी होना होता है। तो किड्स दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि लैक ऑफ नोबल नेचर्स। ठीक है, लाइक लोगों का अच्छा नेचर नहीं होता। सेकंड, ग्लूमी डेज, लाइक सबके जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। एंड अनहेल्दी डार्क वेज एज अ कॉजेज ऑफ डेस्पोंडेंस। ठीक है ना, तो तीन चीज़ है, लैक ऑफ नोबल नेचर, ठीक है, और ग्लूमी डेज और अनहेल्दी डार्क वेज। ठीक है, और जो कीट्स थे, कीट्स ने एक वापस रिवाइज कर लेते हैं। कीट्स ने क्या बोला था कि जो ब्यूटीफुल थिंग होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? तो तीन चीज़ें प्रोवाइड करती है। एक तो ये बावा, तो याद रखना, बावा क्वाइट फॉर अस। ठीक है, फिर हमें स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ देती है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग देती है। वहीं जो रेस्पॉन्डेंस मतलब दुखी कर रही थी वो क्या क्या चीज़ थी? तो लैक ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज एंड अनहेल्दी डार्क वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द शेप ऑफ ब्यूटी अफेक्ट आवर लाइफ्स? जो शेप ऑफ ब्यूटी होती है वो किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है? तो ए इट मेक्स अस सैड, बी इट रिमूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, इट फोर्स अस टू वर्क, इट इज इररेलेवेंट। तो बी हो जाएगा, इट रिमूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। ठीक है, तो जॉन किट्स कहते हैं कि ये जो ब्यूटी होती है, शेप ऑफ ब्यूटी होती है, ये क्या करती है? ये क्लिनसिंग फोर्स का काम करती है। ये मतलब जो हमारे अंदर जो डार्कनेस या नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हटाती है, हमारे सोल से उन चीज़ों को हटाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ ब्यूटीफुल थिंग इन द पोएम? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी जो चीज़ें, कौन सी चीज़ है जो कि जॉन किट्स ने मेंशन नहीं की है ब्यूटीफुल थिंग के अंदर? तो द सन एंड मून, हाँ, द सन एंड मून का जिक्र किया था, वो ब्यूटीफुल होते हैं अकॉर्डिंग टू किट्स। ठीक है, बी
ओल्ड एंड यंग ट्रीज, हाँ इनका भी क्या था, डैफोडिल्स एंड द रिल्स इनका भी क्या था। डी ऑप्शन कार्स एंड मशीन, तो इसका नहीं किया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नॉट कह रहा है, ठीक है। तो कीट्स जो लिस्ट करते हैं, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स एंड स्ट्रीम्स। तो इसमें स्ट्रीम्स नहीं है, अगर एग्जाम्स में स्ट्रीम आए तो भी, स्ट्रीम मतलब रिवर, तो रिवर की बात बोली थी, ट्रीज की बोली थी, डैफोडिल्स की बोली थी, सन एंड मून की बोली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द सिंपल शीप लीड। जो सिंपल शीप होती है वो कैसी लाइफ जीती है, अ लाइफ ऑफ वायलेंस, बी अ लाइफ ऑफ पीस एंड इनोसेंस। हाँ, तो अ लाइफ ऑफ पीस एंड इनोसेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो शीप है ना, ये मतलब शीप है ना, ये यहाँ मेटाफर यूज हुआ है। शीप रिप्रेजेंट कर रही है इनोसेंट क्रीचर्स को, ठीक है, सारे इनोसेंट क्रीचर जो कि इस नेचर में रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डैफोडिल्स इन द पोएम। डैफोडिल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ए दे रिप्रेजेंट डेथ, बी दे प्रोवाइड अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो डैफोडिल्स है वो सराउंडेड बाय द ग्रीन वर्ल्ड, द फॉरेस्ट एंड अ वाइटल ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्रीनरी को देने के लिए डैफोडिल्स का यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द क्लियर रिल्स, है ना, क्लियर रिल्स क्या होते हैं, तो ए लार्ज ओशियन, बी स्मॉल कूलिंग स्ट्रीम्स। तो जो रिल्स होती है वो क्या होती है, छोटी कूलिंग स्ट्रीम्स को रिल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि हॉट सीजन में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू द मिड फॉरेस्ट ब्रेक फ्लावर्स ग्रो। सो ये मिड फॉरेस्ट ब्रेक होते हैं, ये कहाँ उगते हैं, ऑन द माउंटेनियस टॉप्स, बी इन द मिडल ऑफ द वुड्स रिच विथ मस्क रोजेज। हाँ, तो बी हो जाएगा, यानी ये जो जंगल होते हैं, या वुड्स का मतलब जंगल होते हैं, तो मिडल ऑफ द उसमें उगते हैं, और इसमें है ना बहुत खुशबूदार होते हैं मस्क रोजेज से, है ना। तो ये जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक किसे कहा है, ये कहा गया है मस्क रोजेस को, ठीक है। और तो जॉन किट्स कहते हैं कि जो ये फ्लावर होते हैं ये फॉरेस्ट के अंदर उगते हैं, जैसे मैंने कहा वुड्स का वर्ड यूज किया है फॉरेस्ट के लिए, और ये एडिंग फ्रेग्रेंस, इनमें खुशबू होती है मस्क रोजेस की, और ये एनवायरमेंट में एक खुशबूदार फ्रेग्रेंस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स किसे कहते हैं, ए द मैजेस्टी ऑफ डेड हीरोज, बी द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन पीपल, सी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डी द फियर ऑफ गॉड। तो जो डेड हीरोज है उनकी जो मैजेस्टिक रोल है, मैजेस्टिक ग्रैंडियर है उनका, उन्हें कहते हैं ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ठीक है। तो कीट्स इस पोएम में रेफर करते हैं, स्टोरीज को रेफर करते हैं हीरोइक एंसेस्टर, वो भी लाइक जो उन्होंने जो वेलर दिखाया था उस समय, जो करेज दिखाया था, जो हीरोइक एंसेस्टर्स ने, जो डेड हीरोज ने, उसे ही कहा था ग्रैंडियर ऑफ द ड्यूम्स। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर द लवली टेल्स ऑफ हीरोज कॉल्ड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कीट्स ने जो लवली टेल्स ऑफ हीरोज को ब्यूटीफुल क्यों कहा है, बिकॉज दे आर सैड, बिकॉज दे इंस्पायर अस विद ग्रेटनेस। तो उन्हें इसलिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला है, जो थे एंशियंट हीरोज, जो कि अपने करेज दिखाते दिखाते जिन्हें माइटी डैड भी कहा है, उन्हें क्यों कहा है, क्योंकि वो इंस्पायर करते हैं हमें कि हम भी उतना कुछ ग्रेट काम करें, और उनकी ग्रेटनेस हमें आज भी इंस्पायर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक किसे कहा है, ए वाइन को, बी वाटर को, सी ब्यूटी को, या डी मिल्क को। तो सी ब्यूटी को कहा है, ठीक है। तो ब्यूटी ही एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक किसे कहा है, तो ब्यूटी को कहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। सो टोन कैसी थी इस पोएम की, सो एंग्री तो नहीं थी, सेलिब्रेटरी एंड मेडिटेटिव। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट, क्योंकि इस पोएम में जो टोन थी किड्स की, वो ट्रांसफॉर्मेटिव थी, लाइक पावर ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी जैसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस इज एन एग्जांपल ऑफ। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, ये किसका एग्जांपल होगा, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, ऑनोमोटोपिया, या आयरनी। तो ये जो एग्जांपल होगा ये अलिट्रेशन का होगा, क्योंकि इसके अंदर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो द रिपीटेशन ऑफ बी साउंड आर creates alliteration. Question number 17, which literary moment is John Keats associated with। तो जॉन कीट्स किस लिटरेरी मोमेंट से एसोसिएटेड करते हैं हम, रोमांटिसिज्म से करते हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ द पिलर्स है सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। फर्स्ट जनरेशन में वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, एस टी कॉलरिज आ जाते हैं, एंड साउदी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर वर्क। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पार्ट है वो हाइपरियन का है, एंडीमियन का है, या सी लेमिया का, या द ईव ऑफ सेंट एग्नेस का है। तो ये जो द थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये पूरा जो कलेक्शन है एंडीमियन, बी ऑप्शन, इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि यह थिंग ऑफ ब्यूटी एंडीमियन का एक पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज पॉल मीन्स इन द पोएम। पॉल का मतलब क्या होता है, तो पॉल का मतलब होता है डार्क ऑप्रेसिव श्राउड ऑफ ह्यूमन सॉरो। लाइक कफन होता है ना, एक डार्क लाइक कफन, डार्क कलर में जो कवर कर रखा है, तो वो पॉल का मतलब वो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डज कीट्स मेंशन ओल्ड एंड यंग ट्रीज को कीट्स ने क्यों मेंशन किया, ए टू शो एज, टू प्रोवाइड अ शेडी बून फॉर शीप, टू डिस्क्राइब द फॉरेस्ट, या टू शो डिके। तो ट्रीज को मेंशन किया है ताकि वो छाया प्रदान करती है किससे, शीप को, तो बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड अ शेडी बून। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज द फाउंटेन डिस्क्राइब एट द एंड ऑफ द पोएम। फाउंटेन्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, एज अ एंडलेस फाउंटेन्स जैसे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ब्यूटी है ना इन होती है एंडलेस फाउंटेन ऑफ डिवाइन ग्रेस होती है। ये फाउंटेन है, फाउंटेन किसको डिपिक्ट करने के लिए बोला है, फाउंटेन से डिपिक्ट किया है उन्होंने ब्यूटी को, जो कि हेवन से पोर हो रही है, हेवन से आ रही है, ठीक है, और ये कभी नहीं खत्म होने वाली। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द पोएम से अबाउट ह्यूमन सफरिंग के बारे में क्या कहा, इट इज अटर्नल, सेकंड इट एग्जिस्ट बिकॉज बट ब्यूटी हेल्प
अस मूव पास्ट इट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। किड्स ये बिलीव करते थे कि मतलब जो हमारी वर्ल्ड में, हमारे अर्थ पे बहुत सारी सफरिंग्स है, लेकिन उस सफरिंग से हमें दूर हटाने के लिए लाइक ये बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं जो कि नेचर में है, जो कि इंसान जो एंशिएंट हीरोज़ थे, वो भी एक प्रकार की ब्यूटी है, क्योंकि वो हमें इंस्पायर्ड करते हैं ग्रेटनेस के लिए। तो ये जितनी भी टाइप्स की ब्यूटी है, ये हमें इस सॉरो से दूर रखती है, ठीक है? कि किड्स ने एक्नॉलेज किया कि ग्लूमी डेज़ होते हैं, बट एम्फसाइज़ किया है कि ब्यूटी जो होती है वो काउंटर बैलेंस की तरह काम करती है उन ग्लूमी डेज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कूलिंग कोवर्ट रेफर्स टू, कूलिंग कोवर्ट किसको कहा है? हॉट डेजर्ट को नहीं कहा है। शेल्टर प्रोवाइडेड बाय स्ट्रीम्स, तो जो स्ट्रीम्स थी, जो कि रिल्स में, क्लियर रिल्स प्रोवाइडेड अ कूलर शेल्टर कोवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। जो हॉट सीजन होता है तो उसमें जो रिल्स में जो कूलिंग कोवर्ट होते हैं, ये हमें ठंडक प्रदान करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वो आर द माइटी डैड कौन थे? गोस्ट थे, एंसेस्टर हीरोज थे। हाँ, एंसेस्टर हीरोज थे, ठीक है। ये वो थे जिनकी मैन ऑफ द पास्ट थे, ये जिनके जो डीड्स थे, जिनकी वेलर थे, जिनके जो थे, वो हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल कोर ऑफ दिस पोएम? फिलोसॉफिकल कोर क्या था इस पोएम का? मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म, एस्थेटिज्म, सी नाइलिज्म या डी रियलिज्म? तो बी हो जाएगा, है ना, आइडियलिज्म और एस्थेटिज्म। क्योंकि ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है रोमांटिक बिलीफ दैट ब्यूटी इज द अल्टीमेट ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ, ठीक है। तो ये बिलीव करती है कि जो ब्यूटी होती है वो टाइमलेस होती है, ब्यूटी कभी मर नहीं सकती, और ब्यूटी हमारे मेमोरी में हमेशा रहती है और वो जॉय देती रहती है, ठीक है। और ब्यूटी हमें ना ट्रांसेंड करती है, ठीक है। और ब्यूटी ही एक लास्ट ट्रुथ है, ये एक ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ है इस वर्ल्ड का, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। एंड सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।